नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे एशिया की नदियों के बारे में, एशियन रिवर्स के बारे में। एशिया में पाई जाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे आज हम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रमुख नदियाँ हैं वो नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन कौन से क्षेत्र से होकर के वो फ्लो करती है, किस किस सिटी से होकर के गुजरती है, कौन कौन सी उनकी उन नदियों की बैंक पर पड़ने वाली सिटीज़ हैं और किस जगह पर वो ड्रेन करती है, यानी कि उनका निष्कासन कहाँ पर होता है। ये सभी बातें हम पढ़ेंगे। एशिया में वैसे तो हज़ारों रिवर्स हैं, लेकिन क्या है कि हमें उन रिवर्स के बारे में ज़्यादा जानना होता है जिनका पेपर में आने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है और बहुत बार पेपर में पूछी भी जा चुकी है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, जो जो इनके इंपॉर्टेंस होंगे उनको हम साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली प्रमुख नदी है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी की कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मेकोंग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बतन जो हाईलैंड है वहाँ से निकलती है ये, और आप इसको देख रहे होंगे ये साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। साउथ चाइना सी में इसका निष्कासन होता है। दूसरी जो प्रमुख बात है कि ये किस किस देश से फ्लो करती है होकर के, तो तिब्बत आपको पता कि चीन में है, यानी कि चीन से ये निकलेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद में चीन के बाद में थाईलैंड जाएगी, थाईलैंड से होते हुए फ्लो करते हुए ये अगला देश पड़ता है लाओस। लाओस से गुजरने के बाद में फिर नेक्स्ट देश जो पड़ेगा वो है कंबोडिया, और लास्ट में है फिर वियतनाम। तो इस प्रकार से यह 5 देशों से होकर के गुजरती है मेकोंग रिवर, और 5 देशों से गुजर रही है। ये सभी के सभी साउथ ईस्ट एशिया के देश है जितने भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखेंगे तो कंबोडिया का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है नोम पेह। नोम पेह, PN आएगा यहाँ पर, नोम पेह, इसको हम नोम पेह बोलते हैं, नोम पेह। तो नोम पेह एक प्रसिद्ध शहर है कंबोडिया का। दूसरा जो प्रसिद्ध शहर है उसका नाम है होंची मी। होन ची मी, ये प्रसिद्ध शहर है वियतनाम का। ये दोनों के दोनों जो प्रसिद्ध सिटीज़ हैं ये कहाँ पर पड़ती है, इसके बैंक पर, यानी कि इसके किनारे पर पड़ती है। और साथ में ही हम यहाँ पर एक बात और भी नोटिस करते हैं इस रिवर के साथ में, कि जो दो देश है जो प्रमुख जो देश है, एक तो है लाओस और दूसरा जो देश है उसका नाम है थाईलैंड। लाओस और थाईलैंड दोनों की ये बॉर्डर भी आपस में शेयर करती है, यानी कि दोनों की दोनों जो देश है थाईलैंड और लाओस, इनकी सीमा बनाते हुए ये नदी पास करती है। नदी की खास बात यह भी है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस का मतलब है कि चावल का उत्पादन वहाँ पर ठीक ठाक होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम बाउल ऑफ राइस भी कहते हैं। बाउल ऑफ राइस, ये साउथ ईस्ट एशिया का यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का धान का कटोरा इसको कहा जाता है। तो ये इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ इसकी जो लास्ट में है कि जब ये यहाँ पर ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में, तो ये आर्कुवेट डेल्टा बनाती है। आर्कुवेट डेल्टा का मतलब है कि चापाकार डेल्टा, इसको हम चापाकार भी कह सकते हैं। चापाकार डेल्टा आप समझते होंगे कि इस नदी में से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ऐसे निकल जाएंगी और ये एक प्रकार से आर्क की फॉर्म में, लास्ट में आर्क की फॉर्म ले लेती है साउथ चाइना सी में जब ये ड्रेन करती है। नेक्स्ट प्रमुख जो हमारी नदी है उसका नाम है इरावदी। इरावदी नदी की अगर बात करें तो इरावदी नदी नॉर्दर्न म्यांमार से निकलती है, यानी कि उत्तरी म्यांमार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है, वहाँ पर ये गिरती है। तो पहली खास बात तो इसकी ये है इरावदी नदी की। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि इसकी प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी को हम बोल सकते हैं जो सहायक नदी है इसकी, सहायक नदी, उसका नाम है चिंडविन। चिंडविन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तीसरी खास बात क्या है कि जो इसका डेल्टा का क्षेत्र है, इसका जो डेल्टा रीजन है उसको हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ म्यांमार, यानी कि म्यांमार का धान का कटोरा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये नदी है ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी जा सकती है, कहाँ की, ये म्यांमार के। इम्पोर्टेंट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर फसल का उत्पादन हो रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की इकोनॉमी में। इसलिए इसको हम बोल देते हैं बैकबोन ऑफ म्यांमार, यानी कि म्यांमार जो देश है उसकी रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा इसकी और अगर बात करें तो एक सिटी है रंगून। रंगून सिटी जो सिचुएट है वो है बैंक
पर जो रिवर है रंगून रिवर, तो रंगून नदी भी इरावदी नदी के उत्तर में पड़ती है, थोड़ा सा ही, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में। तो वहाँ पर रंगून सिटी रंगून नदी के बैंक पर यानी कि किनारे पर अवस्थित है। म्यांमार का प्रमुख शहर है जिसका नाम है मेंडले। मेंडले, तो मेंडले एक प्रमुख शहर है म्यांमार का, जो कि इस नदी के बैंक पर अवस्थित है, यानी कि इरावदी नदी के किनारे पर या तट पर अवस्थित है। तो तीसरी प्रमुख नदी है साल्विन। साल्विन नदी, साल्विन नदी की बात करते हैं तो साल्विन नदी भी तिब्बत से निकलेगी और ये ड्रेन करती है कहाँ पर, गल्फ ऑफ मर्तबान में, यानी कि मर्तबान की खाड़ी में ये इसका निकास होता है, ये ड्रेन करती है वहाँ पर। दूसरा आपको पता है कि तिब्बत कहाँ पर पड़ता है, चाइना में, और ये जो मर्तबान की खाड़ी है म्यांमार से होकर के गुजर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि म्यांमार। अब ये दो देश ऐसे हैं जहाँ से ये नदी बहती है, जहाँ से फ्लो करती है। इसकी नेक्स्ट जो बात है वो क्या है कि इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ लगभग इसकी जो उसकी है वो 2090 किलोमीटर के आसपास में है, इसलिए इसको हम लॉन्गेस्ट रिवर भी मानकर चलते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, वो साल्विन नदी है। प्रमुख नदी है चाओ फ्राया। चाओ फ्राया जो नदी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चाओ फ्राया नदी किसकी इंपॉर्टेंट नदी है, ये है थाईलैंड की। तो ये थाईलैंड से निकलती है, चाओ फ्राया जो नदी है ये थाईलैंड से निकलेगी, और थाईलैंड से निकल करके ये यहाँ पर ड्रेन करती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो खाड़ी है उसमें इसका निकास होगा। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक, और बैंकॉक एक इम्पोर्टेंट सिटी है थाईलैंड की, तो वो इस नदी के बैंक पर मौजूद है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो ये नदी है चाओ फ्राया, ये बैंकॉक की सबसे प्रमुख नदी है, इसलिए इसको हम लाइफ लाइन ऑफ थाईलैंड भी कह देते हैं। तो तीन बातें प्रमुख है चाओ फ्राया नदी के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट जो नदी है, रिवर है, वो है सांगपो। सांगपो नदी भी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है, आपको पता है, और ये बे ऑफ बंगाल में जो है गिरती भी है, वहाँ पर ड्रेन करती है। तो कुछ बातें करते हैं सांगपो नदी के बारे में। सांगपो नदी को हम ब्रह्मपुत्र रिवर भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसी सांगपो को ही कहा जाता है। अब इसके अलग अलग जो नाम है वो अलग अलग नाम क्यों है, क्योंकि वो है रीजनल, कुछ कारण है, कुछ क्षेत्रीय कारक है जिसकी वजह से ऐसा है। जो ये नदी है इसकी अगर बात करें थोड़ी सी हम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये निकलती है कहाँ से, तिब्बत से, और तिब्बत से निकल करके ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन यहाँ पर तिब्बत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है, तो वो क्षेत्र है मानसरोवर लेक, यानी कि जहाँ पर मानसरोवर झील है उस क्षेत्र से निकलती है। और मानसरोवर जो झील है उसके पास में जो, उसी के आसपास में जो एक प्रसिद्ध जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग, इसको क्या बोलते हैं, चेमा युंगडुंग भी कहते हैं। तो चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है जो काफ़ी प्रसिद्ध ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के आसपास में है, और ये तिब्बत रीजन में पड़ता है जहाँ से ये नदी निकलती है सांगपो, और ये ड्रेन कहाँ पर करती है, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों जब ये सांगपो नदी तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो ही रहता है, तिब्बत में इसको सांगपो ही कहते हैं हम। उसके बाद में जैसे ही ये तिब्बत से निकल करके सबसे पहले ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल में इसका नाम हो जाता है सियांग, इसको सियांग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अरुणाचल में दिहांग के नाम से भी जानते हैं। दिहांग के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसकी कुछ और भी सहायक नदियां हैं जिसमें बोडी दिहांग काफ़ी प्रसिद्ध है, तो दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सियांग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब ये अरुणाचल में एंटर कर जाती है। उसके बाद में जैसे ही ये नदी असम में एंटर करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, तो इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जब ये नॉर्दर्न बांग्लादेश में यानी कि उत्तरी बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसी का नाम हो जाता है जमुना, इसको जमुना कह देते हैं। फिर उसके बाद में जब ये मध्य यानी कि मध्य बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। और फिर लास्ट में जब इसमें नदी में आकर के गंगा नदी भी जो इसमें मिल जाती है, तो उसके बाद में जो साउथ बांग्लादेश है, तो साउथ बांग्लादेश में इस नदी को जानते हैं हम मेघना के नाम से, मेघना। और ये मेघना ही नदी है जो कहाँ पर ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाली खाड़ी में ये मेघना के रूप में गिरती है या ड्रेन करती है
या निकास करती है। प्रकार हम देखते हैं कि ये नदी है जो सांगपो नदी है, सबसे पहले चाइना से जो इसका उद्भव हुआ, उसके बाद में फिर ये इंडिया में, यहाँ तक आप देखोगे कि ये इंडिया में मौजूद है, और उसके बाद में फिर ये लास्ट में बांग्लादेश में चली गई। तो 3 देशों से फ्लो करती है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की हम बात करते हैं कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो खास खास है, उनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि जैसे ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी, तो इस प्रकार से ये ड्रेन कर रही है बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ से तिब्बत से जो है निकल रही है। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, यानी कि जो ये वाली साइड होगी ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, और जो ये वाली साइड है इसकी, वो इसकी राइट वाली साइड होगी। अब इस नदी में क्या होता है कि कुछ नदियाँ आकर के मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है, यानी कि राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलेगी, तो इस साइड से कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती है। तो जैसे पहली जैसे नदी है, जैसे दिबांग है, दिबांग। एक नदी है जिसका नाम है लोहित, तो लोहित नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी नदी है जिसका नाम है सुभानश्री, सुभानश्री नदी। सुभानश्री के बाद में फिर इसमें एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है मानस। आपको पता भी है कि मानस एक असम में प्रमुख एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, नेशनल पार्क है। मानस के बाद में फिर इसमें मिलती है संकोश रिवर, संकोश, और संकोश के साथ साथ में यहाँ पर नदी मिलती है तीस्ता। ये तीस्ता नदी वही नदी है कि जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद की स्थिति बनी रहती है, डिस्प्यूट की स्थिति बनी रहती है। तो ये इसमें राइट से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है। और इसी प्रकार से कुछ नदियाँ इस साइड से, यानी कि जो इसकी लेफ्ट साइड है, वहाँ से भी इसमें कुछ नदियाँ मिलती है। तो एक का नाम है ओल्ड दिहांग। तो ओल्ड दिहांग जो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में इसमें आकर के मिलती है लेफ्ट साइड से। उसके बाद में फिर एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है दिसांग। छोटी छोटी नदियां हैं, दिसांग तो काफ़ी छोटी नदी है जो आकर के इसमें मिलती है। दिसांग के बाद में फिर एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है दिखू। तो दिखू नदी भी एक प्रमुख नदी है। उसके बाद में फिर कोयली रिवर, कोयली, तो कोयली नदी इसकी एक प्रमुख नदी है जो लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। इस प्रकार से आपने देखा है यहाँ पर कि इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो तो ज़्यादा है ही है, साथ साथ में इसका जो वॉल्यूम है नदी का, पानी की जो कैपेसिटी है इसकी, वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी पता है कि जहाँ पर असम से होकर के गुजरती है, तो असम में एक सबसे बड़ा जो रिवर, उसको हम कह सकते हैं रिवर आइलैंड है। सबसे बड़ा जो नदी का द्वीप है जिसका नाम है माजुली, तो वो माजुली भी कहाँ पर पड़ रहा है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मौजूद है। तो माजुली दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यानी कि रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे ही जहाँ पर ये ड्रेन करती है, आपको पता है इस वाले क्षेत्र में इसको बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में आपको पता है सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का रीजन है यहाँ पर, यानी कि डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है नदी। अच्छा, डेल्टा का निर्माण कहाँ पर होता है, ये भी बात थोड़ी सी ध्यान रखनी, जहाँ पर सेडिमेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अवसादों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और सेडिमेंट्स की मात्रा वहीं पर ही बहुत ज़्यादा होगी जो ऐसी क्षेत्र से होकर के नदी गुजर रही है कि जहाँ पर लगातार इरोजन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि अपरदन का प्रोसेस हो रहा है। और अपरदन का प्रोसेस ऐसी चट्टानों पर ज़्यादा होता है कि जो वलित होती है, यानी कि नवीन होती है, जो कि फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं। क्योंकि ये एरिया से निकल ली, यहाँ पर आप देखोगे कि हिमालयन रीजन के पास में तिब्बत पड़ता है, तो ये यहाँ से लगातार जो है नीचे घर्षण पैदा करके, इरोजन पैदा कर करके उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से सुंदरबन जो डेल्टा है उसका निर्माण होता है। तो सुंदरबन डेल्टा की खास बात क्या है कि एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसकी बात क्या है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि इस डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाली जो वनस्पति उसका नाम है मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है कि मान लीजिए कि जैसे ये कोई पेड़ है, इसका आधा हिस्सा नीचे वाटर में रहेगा, पानी में होगा, जबकि ऊपर का हिस्सा इसका एयर में रहता है, यानी कि वायु में रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ वनस्पति ऐसी मिलेगी कि जो लगातार, जहाँ पर इस डेल्टाई क्षेत्र में कभी कभी टाइड आने की वजह से, यानी कि ज्वार आने की वजह से पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो राइज भी करता रहता है और नीचे फॉल भी करता रहता है। तो ऐसी जगह पर पाए जाने वाली वनस्पति को बोलते हैं हम इसको मैंग्रोव। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कच्छ वनस्पति, इसको कच्छ वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रमुख यहाँ पर है वो है गंगा। गंगा के बारे में आप सभी के सभी जानते होंगे। वैसे मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशली इनके बारे में पढ़ेंगे, सभी रिवर्स के बारे में, जो भी यहाँ पर रिवर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया की स्पेशली। तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर कर लेते हैं फिलहाल गंगा के बारे में भी। तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर आपको पता है कि कहाँ पर इंडिया में पड़ता है, उत्तराखंड के क्षेत्र में है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये,
गंगोत्री हिमनद से निकलेगी और आकर के फिर आपको पता है कि ये किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है मेघना में। और जो मेघना रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, ड्रेन करती है, वहाँ पर ये गिरती है। दूसरी जो खास बात है गंगा नदी की, ये तो आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है ये, लेकिन इसकी बात करें कि इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार उसी फॉर्मेट में जैसे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। कि मान लीजिए कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी की आपको डायरेक्शन का पता है कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ये साउथ ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ये गंगोत्री हिमनद है जहाँ से निकल रही है। तो इसमें जो ये वाली साइड होगी इसकी, उसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे, और जो ये वाली साइड होगी उसकी हम उसको राइट वाली साइड कहेंगे। तो गंगोत्री जो ये है, इसमें इस राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिससे पहले यमुना है यहाँ पर। अब यमुना की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ है, आपने जो हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर फिर अमरकंटक पठार के आसपास के क्षेत्र से निकल करके एक नदी निकलती है जो जिसका नाम है सोनभद्र से होती हुई जो जाती है यूपी के। तो सोन नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, वो भी इसमें इस राइट वाली साइड से इसमें जा करके ऐड हो रही है, इसमें ये मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं इस तरफ की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहली रिवर है जैसे यहाँ पर रामगंगा। काफ़ी रिवर्स है वैसे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे बाद में जब हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तो तब इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। रामगंगा के अलावा यहाँ पर गोमती प्रमुख है। गोमती के अलावा यहाँ पर प्रमुख है जैसे एक नदी है जिसका नाम है घाघरा के अलावा यहाँ पर एक है गंडक, मैं यहीं पर लिख देता हूँ गंडक रिवर। तो गंडक रिवर होगी, घाघरा होगी। इसके बाद में प्रमुख नदी है जो बिहार के प्रमुख नदी है जिसका नाम है कोसी रिवर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे छोटा सा यहाँ पर। तो कोसी रिवर जो है ये क्या है कि लगातार इसका जो कोर्स है जो उसकी डायरेक्शन है वो लगातार डाइवर्ट होती रहती है, जिसकी वजह से अपना रास्ता या मार्ग लगातार परिवर्तित करती रहती है। इसलिए कोसी नदी की वजह से बहुत सारी बाढ़ें भी आती है। तो इसको हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। सोरो ऑफ बिहार का मतलब है कि बिहार का शोक मतलब दुख की बात हो रही है। दुख इसलिए क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेशन पैदा कर देती है, बहुत नुकसान पहुँचा देती है लोगों को। यहाँ पर सोन के आसपास में एक नदी और भी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है हुगली। तो हुगली नदी है। हुगली नदी की एक सहायक नदी और भी है दामोदर, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। दामोदर, तो दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में है, आप सभी जानते हो वेस्ट बंगाल में पड़ती है। और ये जो दामोदर नदी है इसको हम ये भी क्या है, ये भी इसी कोसी नदी की तरह लगातार अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती रहती है बंगाल में। इसलिए इसको हम कहते हैं सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये बंगाल का शोक या पश्चिम बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में कुछ प्रसिद्ध शब्द और भी है जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर। उनको हम कहते हैं प्रयाग। प्रयाग का मतलब है कि संगम की बात हो रही है, कहीं पर दो नदियाँ जहाँ पर एड जॉइन करती है एक दूसरे को। तो यहाँ पर बात हो रही है नदियों के संगम की। नदियों का संगम का मतलब है कि कुछ नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो मिलेंगी, फिर थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, फिर वो किसी और के साथ मिलेगी, और ऐसे करते करते इस नदी में पानी का जो वॉल्यूम है, पानी लगातार इसमें बढ़ता चला जाएगा, उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे आपको पता है कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से, गंगा नदी निकल रही है कहाँ से, गंगोत्री हिमनद से निकलती है ये आप सभी जानते हो। और ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें कुछ प्रयाग आते हैं बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला प्रयाग है उसका नाम है विष्णु प्रयाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ मिलती है, आप उसको खुद से नोट कर लेना। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है धौली गंगा, और दूसरी का नाम है विष्णु गंगा। तो विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ पर संगम हो रहा है इनका, जहाँ पर इनका प्रयाग हो रहा है, उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। दूसरा प्रमुख जो प्रयाग है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रयाग है जहाँ पर संगम हो रहा है। तो यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा का, और उसके बाद में फिर इसमें मिलती है आकर के पिंडार नदी, तो पिंडार काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। फिर पहले नंबर पर विष्णु हुआ, दूसरे पर कर्ण प्रयाग हुआ, तीसरे नंबर पर होगा फिर रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, ये सभी के सभी प्रयाग जितने भी है, स्पेशली कुछ ऊपर वाले एक प्रयाग को छोड़ करके जो इलाहाबाद में, बाकी सब के सब उत्तराखंड में है। एक प्रयाग जो है वो इलाहाबाद में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बाकी ये सभी के सभी उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो जैसे रुद्रप्रयाग है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये कर्ण प्रयाग में एंट्री करेगी तो कर्ण प्रयाग में अब ये अलकनंदा के नाम से ही फेमस हो जाएगी। तो अब जितनी भी नदियाँ इसमें आकर के मिलेगी, इसका नाम तब भी अलकनंदा रहेगा। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया था अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा जो नदी है रुद्रप्रयाग में आकर के, इसी अलकनंदा नदी में एक दूसरी नदी और है जो इसमें मिल जाएगी, जिसका नाम है मंदाकिनी।
तो मंदाकिनी नदी आकर के यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन इसका नाम अभी भी क्या रहेगा, नाम इसका अभी भी अलकनंदा ही रहेगा। तो उसके बाद में जो है जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर एक छोटा सा प्रयाग और है जिसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग जो है इसमें अलकनंदा तो है ही है, अलकनंदा के साथ में यहाँ पर जो दूसरी प्रसिद्ध जो नदी मिलती है उसका नाम है नंदाकिनी। यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि मंदाकिनी में और नंदाकिनी में डिफरेंस है। मंदाकिनी मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, जबकि नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल रही है। इसके नाम से भी आपको इंडिकेशन मिल रहा होगा। इसके बाद में फिर जैसे ही हम आते हैं देवप्रयाग के क्षेत्र में, नेक्स्ट वाला प्रयाग है जिसका नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग का जो क्षेत्र है यहाँ पर इसी अलकनंदा में दूसरी नदी जो इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी आकर के इसमें मिल जाती है और फिर यहाँ से देवप्रयाग से ये गंगा कहलानी शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से ये देवप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश जाएगी, ऋषिकेश के बाद में फिर ये हरिद्वार आएगी, फिर यूपी के बिजनौर में एंट्री करती है। यूपी का जो बिजनौर जिला है उसमें एंट्री करती है। उसके बाद में फिर मुजफ्फरनगर में भी एंट्री करती है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो गंगा नदी है वो यूपी के सबसे पहले कौन से ज़िले में एंट्री करेगी, तो वो ज़िला कौन सा है, बिजनौर। प्रसिद्ध नदी है उसका नाम है इंडस, और इंडस नदी इसलिए ये 6 नंबर पर आएगी, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये साउथ ईस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में फ्लो करने वाली बहुत ही कम रिवर है। पूरी वर्ल्ड की अगर बात करें हम, बहुत ही कम रिवर्स है, और उन बहुत कम रिवर्स में से बहुत कम ऐसे हैं कि जो इतना ज़्यादा जिसका ड्रेनेज एरिया होता है, यानी कि अपवाह तंत्र होता है। तो इंडस नदी बहुत बड़ी नदी मानी जाती है और पाकिस्तान की बैकबोन भी इसको कहा जाता है, इंडस नदी को। अब बात करें अगर इंडस नदी की, तो इंडस नदी कहाँ से निकल रही है, वो भी सेम उसी जगह से ही निकलती है जहाँ से कौन सी निकली थी, सांगपो नदी निकली थी, यानी कि ये भी मानसरोवर झील से निकलेगी, मानसरोवर लेक से निकलेगी। लेकिन ये आकर के यहाँ पर कौन सा सागर है, ये अरेबियन सी है। यहाँ पर अरेबियन सी है ये, यानी कि अरब का सागर है जहाँ पर आकर के ये नदी गिरती है। तो इसलिए वो बंगाल में गिर रही थी, जबकि ये उसके ठीक अपोजिट साइड में जो है यहाँ पर ड्रेन कर रही है, यानी कि अरेबियन सी में, जो कि इंडियन ओशन का ही हिस्सा है, उसमें ये ड्रेन करती है। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि ये एक बहुत ही बड़ी नदी है, और बहुत बड़ी नदी होने के कारण ही इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो इसको बहुत ही बड़ा बना देती है। जैसे मैं इसको छोटा सा फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये नदी मान लीजिए कि ये इंडस नदी है यहाँ पर, और इंडस नदी में आपको पता है कि ये कैलाश पर्वत के आसपास से निकल रही है, जहाँ पर मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है ये, और फिर आकर के इसमें बीच में छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती है। जैसे एक का नाम है गिलगिट, तो गिलगिट नदी है एक, जो है गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ रहा है। तो गिलगिट के क्षेत्र में इसमें गिलगिट रिवर है छोटी सी, जो आकर के इसमें मिल जाती है। गिलगिट से ठीक पहले ही इसमें एक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी भी इसमें आकर के मिलती है। और फिर यहाँ पर एक जास्कर पर्वतमाला है, तो जास्कर पर्वतमाला में से एक छोटी सी ही नदी है जिसका नाम है जास्कर रिवर, तो जास्कर रिवर आकर के इसमें मिल जाती है। जब ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए इसमें एक नदी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है, उसका नाम है चेनाब। तो इसमें चेनाब आकर के एंट्री कर जाती है, चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर आकर के इससे जुड़ जाती है। चेनाब रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तब इनको और भी डिटेल में वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चेनाब जो रिवर है, चेनाब रिवर के जो एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसका नाम है झेलम। तो झेलम रिवर भी आकर के इसमें मिलती है। झेलम के फिर ठीक बाद में यहाँ पर इसमें एक नदी और है जिसका नाम है रावी, तो रावी नदी भी आकर के इसमें मिलती है इसी प्रकार से। और फिर लास्ट में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो एक नदी और है जो आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है सतलुज। तो सतलुज का भी आपको पता है कि बहिराकाश झील से निकलती है ये, और हम बाकी तो पूरी डिटेल में इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। सतलुज रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, पंजाब की नदी है, जिससे इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी कैनल, वो भी निकल रही है। और इसी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है, प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है बियास। तो बियास रिवर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ है जितनी भी इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स है, जो हमारी ये इंडस है, तो उसका एक आपसे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का एक सीक्वेंस पूछा जा सकता है। आपको पता है कि सबसे पहले गिलगिट है, फिर आपको पता है उसके बाद में फिर यहाँ पर जास्कर है, फिर झेलम है, फिर यहाँ पर आपको रावी दिखाई पड़ेगी, फिर बियास है, और फिर लास्ट में सतलुज। तो इस प्रकार से ये इंडस रिवर बनती है और बहुत ही बड़ी नदी है ये। पाकिस्तान की बैकबोन भी इसको कहा जाता है। भारत का पाकिस्तान के साथ में सिंधु के साथ में एक समझौता है जिसको हम इंडस ट्रीटी कहते हैं, कि कितना जल जो है पाकिस्तान को यूज़ करना है इसका, और कितना भारत को। इसका अधिकांश जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करता है, और पाकिस्तान की कृषि में जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है। इसलिए वहाँ की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको एक प्रकार से बेस प्रदान करती है इंडस रिवर पाकिस्तान के लिए। जो हमारी इम्पोर्टेंट नदी है 7वें नंबर की, वो है सिकयांग नदी।
सिकियांग नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, चाइना की रिवर है। आपको ये ध्यान रखना कि चाइना की है, क्योंकि ये चाइना के यूनान, मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस भी किया था, यूनान प्लेटू यानी कि जो यूनान का पठार है ये वहाँ से जो है निकलती है और साउथ चाइना सी में जाकर के गिरती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो ये चीन की एक प्रमुख रिवर है सिकियांग रिवर। इसकी खास बात क्या है कि ये जो नदी है इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसका जो डेल्टा रीजन है, उस डेल्टा रीजन में सिल्क प्रोडक्शन होता है। सिल्क प्रोडक्शन यानी कि रेशम का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो ये रेशम के उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। प्रमुख जो नदी है उसका नाम है हवांगहो, 8वें नंबर पर आएगी हवांगहो। हवांगहो रिवर को आप यहाँ पर समझ भी पा रहे होंगे फिगर के माध्यम से कि ये तिब्बत से जो निकल रही है। देखो मैंने ये फिगर यहाँ पर इसलिए बनाया है कि ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी जरा सी भी लोड देने की ज़रूरत ना पड़े, और जो मेहनत यहाँ पर हो रही है बस वही मेहनत आप लोगों के काम आ जाए, बस यही मैं भी चाहूँगा। इसलिए मैं फिगर को जानबूझ करके इसलिए बनाता हूँ ताकि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके। तो जैसे हवांगहो रिवर की बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो हवांगहो रिवर भी चाइना की एक इम्पोर्टेंट जो नदी है, और ये निकलती कहाँ से, तिब्बत से ये निकल रही है, और तिब्बत से निकल करके ये पोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पोहाई। तो गल्फ ऑफ पोहाई जो है ये येलो सी यानी कि पीला सागर का हिस्सा है। पीला सागर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोएस के प्लेन्स है इस क्षेत्र में, यहाँ पर लोएस के प्लेन्स है, और लोएस मैंने बताया था कि एक सेडिमेंट होता है, एक अवसाद होता है जिसका कलर पीला होता है। तो जब ये नदी उस पीले से जो रेत के क्षेत्र से होकर के गुजरती है तो यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सागर भी पीला पीला सा दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हम पीला सागर कह देते हैं। और जहाँ पर ये ट्रेन करती है उसको हम पोहाई की खाड़ी कहते हैं। हवांगहो नदी की दूसरी खास बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये अपने कोर्स को लगातार चेंज करती रहती है, अपने मार्ग में लगातार परिवर्तन करती रहती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ चाइना, यानी कि चीन का शोक भी इसको हम कहते हैं, चीन का दुख इसको हम कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये नदी, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो क्लास में, कि नदी पीले से मैदान से निकल रही है तो इस नदी का जो कलर होता है वो भी पीला ही दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका जो उपनाम हो गया एक प्रकार से निकनेम इसका, वो हो गया इसका येलो रिवर, तो इसको पीली नदी भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें हवांगहो रिवर की, तो हवांगहो रिवर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे कुछ क्रॉप प्रोडक्शन भी होते हैं, और कुछ प्रमुख जो क्षेत्र है जो मिनरल बेल्ट्स है, यानी कि जो खनिज की जो पेटियां हैं, जहां पर खनिज के बड़े बड़े क्षेत्र है वो भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम खनिज के बारे में जो चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हवांगहो रिवर के पास में कौन कौन से खनिज संसाधन इसके क्षेत्र में, इसके बेसिन के क्षेत्र में मौजूद हैं। इस रिवर जो हमारी है वो है यांगशी, इसको हम बोलते हैं यांगशी रिवर। और यांगशी रिवर को मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बात करते हैं हम यांगशी नदी की। यांगशी नदी को आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नदी है ये भी तिब्बत से निकल रही है, मैं इसको फिगर को थोड़ा बड़ा बनाना भूल गया, ये भी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत से निकल करके ये आपको पता है कि कहाँ पर गिर रही है, ईस्ट चाइना सी में। तो ईस्ट चाइना सी में इसका निष्कासन होता है, वहाँ पर ये ड्रेन करती है, पहली खास बात इसकी। दूसरी खास बात इसकी यांगशी की क्या है कि इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है, एक हेल्पिंग रिवर है, उसका नाम है सिकियांग। तो सिकियांग इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, और इसीलिए कंबाइंडली जब इसको बोलते हैं हम तो इसको हम बोलते हैं यांग टिसिकियांग, इसको हम कहते हैं। ये चीन की तो लॉन्गेस्ट रिवर है ही है, लेकिन ये साथ साथ में पूरे के पूरे एशिया की भी क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी यांग टिसिकियांग है। इसी नदी पर जो है कुछ चीन के प्रमुख शहर है, जैसे भारत का प्रमुख शहर मुंबई है सबसे प्रमुख शहर, ऐसा ही चीन का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है शंघाई। तो शंघाई शहर जो है वो मौजूद है कहाँ पर, इसी यांग टिसिकियांग नदी के पास में। यहाँ पर आप इसको जो ये आपको दिखाई पड़ेगा। और हाल ही में आपको पता है कि एक बड़ी भयंकर महामारी चल रही, पेंडेमिक है जिसका नाम है कोरोना। तो कोरोना की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई कहाँ से, एक शहर है चीन का जिसका नाम है वुहान। तो ये जो वुहान शहर है ये भी कहाँ पर पड़ता है, ये भी यांगशी की जो नदी है, यांग जो नदी है उसके तट पर पड़ता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध डैम बनना है, फिलहाल अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया शायद, बाकी मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। इसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम। तो थ्री गोर्जेस डैम जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो माना जाता है। कुछ समय तक ये जैसे दुनिया के प्रसिद्ध डैम है, जैसे हूवर डैम आपने सुना होगा, यूएसए में पड़ता है, इसी प्रकार से जो प्रसिद्ध डैम है पूरे एशिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो माना जाता है वो कौन सा है, थ्री गोर्जेस डैम है, और जो मौजूद कहाँ पर है, यांग टिसिकियांग रिवर पर। प्रमुख नदी है जो जिसका नाम है येलू,
तो येलो 10वें नंबर पर आएगी। तो 10वें नंबर की जो ये प्रमुख नदी है येलो ये जो निकलती है कहाँ से? चीन के क्षेत्र से निकलती है। मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ येलो रिवर के बारे में, कि चीन का और जो इस नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है उस क्षेत्र से निकलती है, और फिर ये वहाँ से नॉर्थ कोरिया होते हुए ये गिर जाती है जाकर के जो कोरिया की क्या है, कोरियन बे है या कोरिया की खाड़ी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये चीन के जो चाइना है और नॉर्थ कोरिया है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर भी बनाती है ये। तो दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण भी येलो नदी करती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो ये कोरियन बे है इसका आपको पता ही है सभी के सभी को कि ये येलो सी यानी कि पीला सागर का हिस्सा है। की बात करते हैं तो अगली है लीना नदी। लीना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लीना नदी रूस की नदी है, इंपॉर्टेंट रूप से कहाँ की है? रशिया की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये निकलती है लेक बाइकाल से, यानी कि बाइकाल जो झील है उससे निकलती है। बाइकाल झील पड़ती है साइबेरिया के क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है, साइबेरिया के क्षेत्र में पड़ती है। तो ये उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर जो जाती हुई लेक्टिव सी में गिरती है। लेक्टिव सी जो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा है ये पूरा पूरा आर्कटिक ओशन है। और जो ये जो छोटे छोटे आपको सी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये है यहाँ पर कारा है, लेप्टिव है, और उसके बाद में जैसे ईस्ट साइबेरियन है, इधर जाएंगे तो आपको नॉर्वेजियन सी भी दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ सी है, ये सभी के सभी आर्कटिक ओशन के ही हिस्से हैं। तो लीना नदी गिरती है लेप्टिव सी में और ऊपर की ओर जाती है, ये लेक बैकाल से निकलती है। बैकाल जो झील है ये दुनिया की फ्रेश वाटर की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है, जो सर्दियों में आकर के जम जाती है। इसकी जो कुछ कहानियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम झील के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। फिर दूसरी जो रशिया की प्रमुख नदी है उसका नाम है येनेसी, और येनेसी नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो तानुवाला माउंटेन है, रूस का ही, रशिया का ही तानुवाला माउंटेन है, वहाँ से निकलती है और आकर के ये भी कहाँ पर गिरती है? कारा सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? ये कारा सागर में। ऐसे ही अल्टाई माउंटेन से, जो अल्टाई पर्वत है यहाँ पर आप नेक्स्ट को देखोगे, ये 11 नंबर हो गया, इसका 12 हुआ, सॉरी ये 11 था, और ये 13वें नंबर की है यहाँ पर, इसका नाम है ओब नदी। तो ओब नदी जो है ये अल्टाई पर्वत से निकलेगी, अल्टाई पर्वत से होते हुए फिर ये यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं हम गल्फ ऑफ ओब, यानी कि ओब की खाड़ी। तो ये ओब की खाड़ी में गिरती है, और ओब की खाड़ी किसका हिस्सा है? यह है कारा सागर का। फिर हम यहाँ पर तिब्बत के ठीक थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है 14 नंबर और 15 नंबर, इनकी अगर बात करते हैं तो एक पर्वत है जिसका नाम है तिएन शान। तो तिएन शान पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है पहले भी। तिएन शान से दो प्रमुख नदियाँ निकलती है जिसका नाम है सिर दरिया और आमू दरिया। सिर दरिया और आमू दरिया तिएन शान पर्वत से निकलती है, और यहाँ पर जो ये छोटा सा हिस्सा है इसका नाम है अरल सी, यानी कि अरल सागर। अरल सागर में आकर के ये गिरती है। बीच में ये मध्य एशिया के कुछ प्रमुख देश है जहाँ से ये होकर के जो है गुजरती है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान, ये 3 प्रमुख देश है जहाँ से ये होकर के गुजरती है। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर तुरानियन प्लेन से, तुरानिया के मैदान है, इसलिए यहाँ पर कृषि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। और इसमें जो कृषि का उत्पादन है वो निर्भर करता है इन दोनों नदियों पर, सिर दरिया और आमो दरिया पर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली, तो जैसे यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी है। यूफ्रेटस और टिग्रिस को हिंदी में दजला और फरात के नाम से भी जाना जाता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दजला कहते हैं यूफ्रेटस को, और फरात कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं हम फरात कहते हैं शायद इसको, यूफ्रेटस और टिग्रिस, इसको हम यूफ्रेटस ही कहेंगे। और जो टिग्रिस है, टिग्रिस के लिए पता नहीं, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, बस आप ध्यान रखो उसको कि इसको एक को यूफ्रेटस कहते हैं, एक को टिग्रिस कहते हैं। दोनों को आप अंग्रेजी में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये दोनों नदी जो है ये इराक से होते हुए ये आकर के गिरती है पर्शियन गल्फ़ में। पर्शियन गल्फ़ यानी कि जो फारस की खाड़ी है उसमें आकर के ये नदियाँ गिरती हैं। तो ये जो नदियाँ हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं ये थी प्रमुख नदियाँ जो एशिया महाद्वीप की है। और उम्मीद है कि आपकी समझ में सारी की सारी अच्छे प्रकार से आई होंगी ये जितनी भी नदियाँ हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। और नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्रमुख जो झीलें मौजूद हैं यहाँ पर उनको देखेंगे। और फिर लास्ट में एशिया की एक वीडियो और आएगी जिसमें हम मिनरल्स के बारे में, यानी कि एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज जो है, ऊर्जा और खनिज संसाधन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।